जय हिंद साथियों। देखिए एसएससी ने 2025 में अपनी जितनी भी एग्जाम है उनको करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। जैसे अभी 24 जुलाई को हमारी एग्जाम होगी फेस की, उसके बाद स्टेनो की एग्जाम है, सीजीएल की भी आपकी डेट आ चुकी है। जितनी भी एसएससी की एग्जाम है वो सारी एग्जाम करवाने की एसएससी द्वारा पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए एसएससी ने कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, कुछ निर्देश जारी किए हैं। देखिए ये जो जितने भी इंस्ट्रक्शन है इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शन तो आपको जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है तो वहां पर भी मिल जाएंगे, लेकिन अलग से कुछ आपके नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें देखिए आप चेंज हो चुकी है, आपकी लैब्स चेंज हो चुकी है, आपके सॉफ्टवेयर चेंज हो चुके हैं। जैसे पिछली तरीके के एग्जाम लगते थे उस तरीके से अब एग्जाम नहीं लगेंगे, बहुत सारी चीजें अब चेंज हो चुकी है। देखिए जो पहली बार एग्जाम देंगे बच्चे उनके लिए तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो रिपीटर्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पहली बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे उनको भी देखना जरूरी है, और जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने एक बार एग्जाम दे लिया है उनके लिए भी वह सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही जरूरी है। वन बाय वन मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शन बताऊंगा और इंस्ट्रक्शन से आपको ध्यान से पढ़ना है, सारे इंस्ट्रक्शन आपके काम के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखिए पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर पहला दिया गया है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय में निर्धारित समय पर स्लॉट के अनुसार केंद्र पर पहुंचे। देखिए ये तो कॉमन सा पॉइंट है कि आपको जो टाइम आपका एडमिट कार्ड आपका जब आएगा उसमें जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर आपको आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां पर पहुंचना है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी ध्यान दे किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए अब जो एसएससी है वो बहुत सख्त हो चुकी है, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो एसएससी के जो नियम है जो उनके निर्देश है वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। अगर आप 10 सेकंड 5 सेकंड भी लेट एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आपको अपना जो सेंटर है वहां पर पहुंचना है। इसके बाद आगे देखिए अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा है हमारा। आगे देखिए दिया हुआ है, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाए। कौन कौन सी चीजें जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको लेके आनी है। सबसे पहले प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र का मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड जो आपका, अब देखिए रेलवे में उसको इक्वल लेटर बोलते हैं, एसएससी में एडमिट कार्ड बोलते हैं और हिंदी में प्रवेश पत्र बोलते हैं। जो प्रवेश पत्र आपको बिल्कुल लेके जाना है। इसके बाद देखिए पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो 2 प्रतियां आपको देखिए यहाँ पर वो भी दिया गया है। इसका क्या होगा, जो इसका जो साइज होगा वो 3 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई आपका साइज होगा। आपको देखिए पासपोर्ट साइज जो आपकी फोटो होगी वो रंगीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही देखिए आपको कोशिश करनी है कि वो ज्यादा पुरानी नहीं हो। अगर आप मान लीजिए 23-24 साल के स्टूडेंट है, 22 साल के हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका जो फोटो है वो 5 साल 10 साल पुरानी है जिसमें आप पहचान में ही नहीं आ रहे खुद, तो ऐसी फोटो को आपको बचना है, ऐसी फोटो आपको नहीं लेके जाना है। क्योंकि वहां पर वो फोटो आपके जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड वो क्या एग्जाम सेंटर वाले रख लेते हैं, वहां पर वो फोटो को चिपकाते हैं। तो आपको अपनी फोटो अपने जो रिसेंट टाइम है, मान के चलिए कि आप 2 से 3 साल पुरानी तक ठीक है वो लेके जा सकते हैं, बट ज्यादा पुरानी आपको नहीं लेके जानी है। इसके बाद देखिए आगे अगला नियम कौन सा है, स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप में कम से कम एक फोटो नियुक्त वैध पहचान प्रमाण आपको लेके जाना है। इसमें देखिए इनमें से आप कोई सा भी लेके जा सकते हैं। इसमें देखिए आपको एक आईडी लेके जानी है। आईडी में आप कोई देखिए कौन कौन सी आईडी दी गई है। एक है आपका पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। इसके बाद ई आधार का प्रिंट आउट, देखिए जो आधार कार्ड है आपका उसका प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो रंगीन होना चाहिए, ई आधार होना चाहिए। वो आप जब एडमिट वहां पर जाएंगे ई मित्र पर तो उसको आप बोलेंगे तो वो आपको निकाल के दे देगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र। इसका मतलब है कि आप मार्कशीट लेके जा सकते हैं अपनी, जो अपनी कॉलेज की जो आपकी मार्कशीट है, आप कॉलेज की मार्कशीट, इसके बाद स्कूल की 10th या 12th की मार्कशीट वो आप लेके जा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र भी आप लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड आप लेके जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक निर्मित पुस्तक ये भी आप लेके जा सकते हैं। अच्छा ये तो कुछ नया है, हाँ आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण भी आप लेके जा सकते हैं जिसमें आपकी फोटो, अब देखिए ऐसा आपको जो अपना वैलिड
जो आपकी आईडी लेके जानी है उसमें आपकी फोटो आपके साथ मैच होनी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगी और जो आपके एडमिट कार्ड में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो दोनों बिल्कुल मैच करनी चाहिए। वही आपको आईडी लेके जानी है जिसमें आपकी, देखिए एग्जाम सेंटर वाले सबसे पहले आपका नाम और डीओबी चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं आगे हमारे कौन से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देखिए यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्म तिथि अंकित नहीं है, देखिए मैंने वही बताया आपको कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा। अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हैं या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं है, तो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, साथ में एक अपने आईडी ऐसी लेके जानी है जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करे आपके एडमिट कार्ड में दी गई डेट ऑफ बर्थ से, जिसमें जन्म तिथि वही हो जो प्रवेश पत्र में अंकित है। देखिए यही हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी यही दिया गया हो। जैसे आप लेके जा सकते हैं सीबीआई ICSI राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया 10th कक्षा का प्रवेश पत्र। आप देखिए 10th क्लास की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, पास प्रमाण पत्र, अंक पत्र, देखिए मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र भी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र भी आप लेके जा सकते हैं। यदि प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगी, आपका जो एडमिट कार्ड है उससे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगी, जो आपने आईडी लेके जा रहे हैं, तो आपको प्रवेश जहां पर एग्जाम है वहां पर बैठने ही नहीं दिया जाएगा। एकदम सख्त रूल है, आपको इसको ध्यान से देखना है और इसको अपने अप्लाई करना है। आगे देखते हैं, फेस मास्क आप लगा के जा सकते हैं बट वो आगे जाके खुलवा देते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आप लगा के जा सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, छोटी बोतल होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, साथ ही वो जो बोतल होगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पारदर्शी पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसी कोई बोतल नहीं लेके जानी है जिसमें अंदर का पानी हमें नहीं दिखाई दे बाहर से। जैसे आप 20 रुपए की छोटी जो बोतल आती है पानी की वो भी आप लेके जा सकते हैं अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो। बाकी वहां पर सुविधाएं होती है तो आप वहां पर पी सकते हैं, लेकिन जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी उसके बाद नहीं पीने दिया जाएगा, उससे पहले ही पीने दिया जाएगा आपको। इसके बाद देखिए आगे हमारा क्या दिया गया, प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया कोविड-19 स्वयं घोषणा पत्र भी प्रिंट आउट। देखिए जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो वहां पर ए मित्र वाला खुद जोड़ के दे देता है, वो नीचे लिखा हुआ होता है, वो आपको मिल जाएगा, इसकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आगे हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन है, देखिए परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है तो उसे परीक्षा में लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि जब आपकी एग्जाम समाप्त होगी, जो आपका 1 घंटा पूरा होगा आपके एग्जाम का, उसके बाद जब आपके जो परीक्षार्थी होते हैं जो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं वहां पर उनकी परमिशन के बिना आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप उनकी परमिशन के बिना बाहर जाएंगे तो आपको दोबारा एंट्री नहीं दी जाएगी और आपने जो एग्जाम दिया है वो भी आपकी रद्द कर दी जाएगी। आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा कि आप एग्जाम दिए भी हैं या फिर नहीं दिए। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, अच्छे से जो आपके जो एग्जामिनर होते हैं वहां के उनकी बातों को सुनना है और आराम से अपना पेपर देना है। इसके बाद देखिए आगे इंस्ट्रक्शन कौन सा है हमारा, अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि देखिए कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अपना एडमिट कार्ड को अच्छे से वो नहीं पढ़ते हैं और छोटी सी गलती उनसे हो जाती है, मान लीजिए कोड की गलती हो जाती है या फिर कोई सिटी की गलती हो जाती है। एक जैसा शेयर 2 सिटी में मिल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो दूसरे सेंटर पर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, दूसरे सेंटर पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप वहां पर जाके एग्जामिनर से जिद-बहस करेंगे कि मेरी एग्जाम आप यहाँ पर ले लो, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, यहाँ पर मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो एग्जाम आपकी वहां पर नहीं लेंगे। जहां पर आपका प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसमें जो सेंटर दिया गया है आपका, उसी में ही आपकी एग्जाम ली जाएगी, अन्य किसी भी स्थल पर आपकी एग्जाम नहीं दी जाएगी, ये एकदम मस्ट है। आगे देखिए हमारा आगे इंस्ट्रक्शन कौन सा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह कम से कम 1 दिन पहले परीक्षार्थी स्थल पर जाए ताकि वह परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सके। इनका मतलब है कि आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप जो आपके एग्जाम है उसके 1 दिन पहले आप जाए अपने सेंटर पर और सेंटर अपना चेक कर ले कि आपका यही सेंटर है, आपका कोड यही है, और आप वहां पर जाके किससे पूछ सकते हैं एडमिट कार्ड दिखाकर कि क्या ये वाली एग्जाम इसी सेंटर पर लगेगी। तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा और अगले दिन आप एकदम टाइम पर और सही जगह पर अपना एग्जाम देने पहुंच पाएंगे।
लेकिन देखिए ऐसा करना आज के टाइम पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एसएससी के जो सेंटर हैं वो अब 20-30 किलोमीटर के अंदर नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर दूर सेंटर डाल रहे हैं। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि उस बच्चे को जो उसका एग्जाम सेंटर है वो यहाँ वो रह रहा है मान लीजिए राजस्थान में, उसका एग्जाम सेंटर आया है अंडमान और निकोबार में। अब बताइए राजस्थान का बच्चा अंडमान और निकोबार में एग्जाम सेंटर देने जाएगा, कम से कम 2500-2000 कितना भी किलोमीटर है मुझे नहीं पता है, बट इतना दूर वो जाएगा तो वो अपने जो सफर है उसी में ही परेशान हो जाएगा, उसका एग्जाम देने में ही खर्चा बहुत सारा लग जाएगा। एक नॉर्मल परिवार का बच्चे के लिए इतना दूर जाना, इतना खर्चा उठाना 2-2 3-3 दिन का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एसएससी अभी ऐसी गलतियां भी कर रहा है, एग्जाम सेंटर बहुत दूर डाल रहा है। लेकिन अगर आप देखिए इतनी दूर जाना जाकर चेक करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपना जो गूगल मैप है और वहां पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है एक दिन पहले ही कि आपका सेंटर कहां पर है और आपको किस साधन से जाना है, ये भी आपको पहले ही चेक करके रख लेना है। इसके बाद आगे देखिए अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा है हमारा, सातवां हमें दिया हुआ अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हो, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब है कि अभ्यर्थी जो एग्जाम सेंटर देने जा रहे हैं परीक्षा, उनको यह ध्यान रखना है कि वो एक से ज्यादा एग्जाम में नहीं बैठे। मान के चलिए आपकी सीजल की एग्जाम है, आपने एक एग्जाम पहले दे दिया, आपके एग्जाम एडमिट कार्ड आ गया, अगर आप किसी और के नाम पर दूसरी जगह भी पाए गए और आपका फेस मैच हो गया, देखिए आज के टाइम पर कैमरे लगे हुए हैं सब जगह, कैमरे से चेकिंग होगी, एसएससी बहुत सख्त हो चुका है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने पहले वाली एग्जाम दी है तो वो भी आपकी रद्द हो जाएगी और आपके ऊपर उचित कार्यवाही भी की जाएगी, आपके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। आगे देखिए आगे इंस्ट्रक्शन कौन सा हमारा 8वां, अभ्यर्थियों को अभ्यर्थता विशुद्ध रूप से अंतिम है, यह सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर ले, वह स्वयं को कि वह सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि जो जितने भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं अभ्यर्थी को उन सभी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। अपना एडमिट कार्ड जो अपना टाइम है जिस समय पर आपको पहुंचना है, एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, कौन सी आईडी आपको लेके जाना है, कौन से समय पर जाना है, कौन कौन सी फोटो आपको लेके जानी है, सभी चीज़ों का अगर वो पालन करता है, सभी चीज़ों का ध्यान रखता है तो उनको वहां पर एग्जाम सेंटर में बैठने दिया जाएगा और उसकी अभ्यर्थता जो है उसने एग्जाम दी है वो रद्द नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपने सारी चीज़ आप लेके चले गए और आप एग्जाम सेंटर पर जाकर वहां पर कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से आपको अभ्यर्थता रद्द हो जाती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। 8वें पॉइंट में आपको ये दिया गया है। इसके बाद देखिए 9वां हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं 9th नंबर पे, परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं जैसे, अब देखिए कौन कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी घर से ही नहीं लेके जानी है, आपको ये चीज आपको ये ध्यान रखना है, एकदम सिंपल सादा जाना है। कौन कौन सी, जैसे घड़ी, किताबें, पेन, पेपर, चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन, ये क्या है बटन होल, ठीक है, जो बटन आपके होते हैं वो लोहे के होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है, स्पाई कैमरा, इसके बाद स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाने का सख्त मनाही है। ये जितने भी डिवाइस हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। आपसे घर से ही ये चीज़ें अब बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को लेके आए हैं और आपने एग्जामिनर ने आपको पकड़ लिया है तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और आपके ऊपर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। उचित कार्यवाही का मतलब है कि आपको जेल तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, लेकिन इतना होगा कि आपको एक लिमिटेड टाइम तक आपको एसएससी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप एसएससी की किसी भी एग्जाम को नहीं दे पाएंगे एक लिमिटेड समय के लिए, जैसे 2 साल 3 साल 5 साल तक किसी भी एग्जाम को आप नहीं दे पाएंगे। आगे देखिए, यदि परीक्षा लैब में किसी भी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वस्तु पाई गई जाती है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, देखिए यही जो मैंने आपको बताया, कानूनी आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जो मैंने आपको बताया वही इंस्ट्रक्शन में दिया गया है और मौजूद नियमों के अनुसार वह भविष्य में आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए जो आपको बताया वही इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए बिल्कुल आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, 10वां। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इसमें है अभ्यर्थियों को क्या दे, नोज पेन, इसके बाद कंगन झुमके, जैसे महिलाएं होती है मतलब जो गर्ल्स होती हैं वो कंगन झुमके पहन के जाती हैं। इसके बाद चाम्स और कड़ा आदि जो लड़के कड़ा पहनते हैं वो भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो आपको लेकर एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। नोज पेन आपको लेकर नहीं जाना है, वो पेन वहां पर खुद ही आपको दे देंगे। जैसी वस्तु को पहनने से बचना चाहिए
इसके बाद यदि किसी नियुक्ति को धर्म रीति रिवाजों के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे धर्म हैं हमारे भारत में। देखिए भारत तो धर्म प्रधान देश है, बहुत सारे यहाँ पर धर्म हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कन्नड़ है यहाँ पर, इसके बाद तमिल है, बहुत सारे धर्म हैं, असम के हमारे हैं। तो जो वो धर्म के लोग आते हैं उनके ऊपर देखिए उनके कुछ नियम होते हैं धर्म के, वो अपने जो पोशाक है रीति रिवाज है वो उनको नहीं छोड़ पाते हैं, मतलब नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनके लिए जो क्या होता है कि अगर उनकी जो वो पोशाक पहन के आते हैं, अगर एसएससी ने तो देखिए थोड़ा अलाउ कर रखा है, लेकिन उनकी तलाशी में क्या होता है कि ज्यादा टाइम लगता है, उनको बहुत अच्छे से उनकी तलाशी ली जाती है, एक एक चीज की वहां पर तलाशी उनसे ली जाती है। अगर आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीजों से दूर रहें, आप नॉर्मल कपड़े पहनकर वहां पर जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर आपके ऊपर बाध्यता है कि आप पहनकर आपको पहनना आपके लिए जरूरी है तो आपको क्या करना है कि वहां पर जो आपका परीक्षा स्थल है, जो आपका सेंटर है, एग्जाम सेंटर, वहां पर आपको जल्दी जाना है। उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा टाइम लगने के बाद आप क्या है सही टाइम पर परीक्षा में बैठ पाए। अगर आप लेट पहुंचेंगे, लास्ट के 5 मिनट में पहुंच गए मान के चलिए आप, लेकिन आपका क्या है थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में, आपको बिना चेकिंग के अंदर नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल समय पर जाना है, जिससे अगर आपका टाइम भी लगे तो आप सही टाइम पर एग्जाम में बैठ पाए। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11 क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निश्चित वस्तुएं न लाएं। बैग को आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। देखिए ले जा सकते हैं आप बैग, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर मत लेके जाना। वहां पर आपके बाहर सुविधा दी गई होती है, वहां पर 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए में कुछ लोग होते हैं वो वहां पर आपका बैग जमा कर लेते हैं, आपकी आईडी ले लेते हैं। उससे क्या होगा, जब आपका बैग वहां बाहर जमा हो जाएगा और आप उसमें एग्जाम में बैठ पाएंगे, लेकिन बैग को आप अंदर नहीं लेके जा सकते। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं तो उन्हें ऐसी वस्तु की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। देखिए वही मैंने आपको बताया है कि आप लेके जा सकते हैं, लेकिन स्वयं व्यवस्था करनी होगी। या तो आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा अपने खुद के रिस्क के ऊपर, बाहर कोई ले जाएगा तो वो आपका रिस्क है। बाहर रोक के नहीं जा रहे हैं आप, लेकिन बाहर जो सुविधा है वहां का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। 10 रुपए 5 रुपए वो लेते हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो वहां पर लोग होंगे, जो आयोग के व्यक्ति हैं, जो आपकी परीक्षा करवा रहे हैं, वो उनकी देखभाल करने के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी वस्तुओं का ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। इसके बाद देखिए आगे हमारा कौन सा है, 12वां नंबर का। इसमें दिया गया रफ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेन आपको नहीं लेके जाना, पेन आपको वहां पर ही दिया जाएगा। इसमें क्या है, आप रफ कार्य का मतलब है कि आप जैसे मैथ के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उनको आप सोल्व करेंगे तो कहां पर सोल्व करेंगे, पेन और कॉपी में ही तो सोल्व करेंगे। तो वहां पर आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा बड़ा, वहां पर आप उसमें आपके रोल नंबर नाम वगैरह भरवाए जाएंगे, उसको आप भर लीजिएगा। उसके बाद एक बड़ा सारा रफ पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें आप आराम से मतलब रफ कार्य कर सकते हैं। और पेन भी वो खुद ही देंगे, पेन भी आपको नहीं लेके जाना, आपका 5 रुपए भी आपको खर्च नहीं करने हैं। एकदम अच्छे बच्चों की तरह आराम से जाना है, रिलैक्स माइंड से। 13वां पॉइंट हमारे दिया गया है, सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन होगी। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि वीडियो आज की जो पहले परीक्षा हो रही थी वहां पर कैमरे लगे होते हैं कमरे में 4-5 कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहां पर जो अब देखे क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर स्क्रीन होगी, वहां पर भी एक पर्सनल आपके लिए कैमरा लगा होगा, उसको क्या बोलते हैं, वेब कैमरा आपके लिए लगा होगा। उसके अंदर आपकी जो आप गतिविधियां करेंगे वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जब आप एग्जाम में आप सेलेक्ट होंगे, मान के चलिए कि आप सेलेक्ट हो गए, तो वहां पर उन चीजों को आपको चेक किया जाएगा कि आपने जब एग्जाम दिया था, आपने जब एग्जाम दी थी उस समय आप किससे बात तो नहीं कर रहे थे, या फिर आप कुछ चीटिंग के लिए कुछ अलग प्रयास तो नहीं कर रहे थे, या फिर कुछ इधर उधर बार बार झांक तो नहीं रहे थे। अगर आप ऐसी स्थिति आपके लिए पाई गई कि आप इधर उधर झांक रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पर आपके ऊपर शक किया जा सके कि आपने परीक्षा में कुछ चीटिंग की है, तो वहां पर आपका जो अभ्यर्थता है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी, आपका ज्वाइनिंग भी आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए एसएससी अब बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुका है, तो सबके लिए पर्सनल कैमरा भी एसएससी लगवा रहा है। अब देखिए एनटीपीसी के लिए अभी जो एग्जाम हुई थी फिलहाल में, उसमें भी ये सिस्टम था, मैं खुद एग्जाम देके आया था, वहां पर यही दिया गया था कि सबके लिए पर्सनल कैमरे लगे हुए थे, वहां पर आपकी एक एक चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। अब देखिए आगे, इसके बाद आगे चलते हैं हम।
आगे हमारा अभ्यर्थी को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी टाइमर उपलब्ध रहेगी। इसमें देखिए जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी वहां पर, अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि 1 घंटे हमें पता कैसे चलेगा कि 1 घंटा हो गया नहीं हो गया, हमारे कितने क्वेश्चन हुए। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। वहां पर जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी वहां पर ही टाइम के लिए अलग ही कोने में टाइम चलता रहेगा, वहां पर आपको रेगुलर टाइम पता लगता रहेगा। इसके बाद आगे जो हमारा पॉइंट है 15वां पॉइंट, वो है अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि वह किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करें। इसका मतलब है कि जब आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाते हैं, कमरे में जहां पर आपकी एग्जाम लगेगी, वहां पर आपको क्या करना है कि किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, ज्यादा शोरगुल नहीं करना है, कुछ ऐसे साधनों को भी आपको नहीं छेड़ना है। वहां पर जो साधन है, जो आपके कंप्यूटर है, माउस है, ज्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, आराम से बैठ जाना है और ज्यादा बातचीत भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं, आपके एक एक चीज पर आपको ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 16 पॉइंट जो हमारा, अभ्यर्थी को हस्त संचालित मेटल डिटेक्टर, जो आपका जो मेटल डिटेक्टर होता है जो आपसे चेक किया जाता है स्टार्टिंग में, के जरिए संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसका मतलब देखिए क्या है कि जब आप सीट पर बैठ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक मतलब जो मेटल डिटेक्टर लेके एक व्यक्ति आएंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो आपकी चेकिंग करेंगे, वो आपको परीक्षा हॉल में बैठने के बाद भी आपकी चेकिंग करेंगे दोबारा से। उसमें आपको ये देखेंगे वो कि आप अगर कान में कुछ अंदर कुछ मशीन, तो जैसे कुछ ऑपरेशन करा के तो नहीं लगा के लेके आए, तो उसका भी आपको ध्यान रखा जाएगा। आपको बिल्कुल अच्छे एग्जाम सीट पर बैठने के बाद एक बार और भी आपकी चेकिंग हो सकती है। इसके बाद देखिए 17 पॉइंट जो हमारा क्या दिया गया है, वो है अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों, केंद्र पर्यवेक्षक, परीक्षक आदि द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो वहां पर परीक्षक हैं जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उनका आपको उनकी बातें सुननी है और जो निर्देश आपको बताए गए उनको आपको बहुत ही सख्त तरीके से पालन करना है, क्योंकि आपका जो अभ्यर्थता है वो रद्द हो सकती है। 18 पॉइंट देखिए हमारा क्या दिया हुआ है आगे, अभ्यर्थी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेश पत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान LTI प्रवाहपूर्ण हस्तलेख रनिंग है हैंडराइटिंग में प्रमाणन वक्तव्य और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसका मतलब है कि देखिए जब आप परीक्षा हॉल में बैठने के लिए आप जब जाएंगे, परीक्षा में जाएंगे वहां पर, तो आपको क्या होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, सबसे पहले तो आपकी फोटो ली जाएगी स्टार्टिंग में ही। फोटो के साथ साथ आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो आपका उल्टा हाथ है, उसके जो लेफ्ट उसका अंगूठा है, वहां पे आपका निशान लिया जाएगा। देखिए जो रिपीटर्स बच्चे हैं जिन्होंने एक बार एग्जाम दे दी उनको तो ये चीजें पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो लेफ्ट हाथ है, आपको ध्यान रखना है वहां पर, अगर आप गलती से राइट हाथ का अंगूठा लेके जल्दी से नहीं लगाना है, उनकी बात सुनिए, लेफ्ट हाथ का जो अंगूठा है वो लगाना है, वहां पर आपके साइन लिए जाएंगे और आपकी फोटो वहां पर क्लिक की जाएगी। फोटो, साइन और उसके बाद लेफ्ट हाथ का अंगूठा जब तक आपका नहीं लिया जाए तब तक आपको अपनी परीक्षा स्टार्ट नहीं करनी है। वो एकदम मस्ट है, वो आपको करवाना है। अगर आपने वो चीजें नहीं करवाई और आप बैठे हैं, आप बता भी नहीं रहे हैं एग्जामिनर को कि मेरा ये सब नहीं हुआ, मेरा बायोमेट्रिक, इसको बायोमेट्रिक बोलते हैं, बायोमेट्रिक मेरा नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आपकी जो आप एग्जाम आपने दी है वो आपकी काउंट ही नहीं की जाएगी। आपके 200 में से 200 आए, 200 में से 150 आए, 200 में से 100 आए, 50 आए, 180 आए, 190 आए, जितने भी आए उसका कोई मतलब वहां पर नहीं निकलेगा। इसलिए इंस्ट्रक्शन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा 19वां, ये हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है, वहां पर शोरगुल करता है, कुछ सामानों को छेड़ता है, या फिर अपने जो शिक्षक है वहां पर जो परीक्षक हैं उनके साथ मिसबिहेव करता है, तो परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। वहां पर हैंड टू हैंड आपको वहां पर ही उसी समय बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा। इस प्रकार की अभ्यर्थता आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तरदायी होगा और इसके खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ध्यान दिया जाए कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के नुकसान के कारण परीक्षा में व्यवधान हुआ और परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, अगर ऐसा कोई स्थिति वहां पर हो जाती है कि वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है, तो आपके ऊपर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके साथ आपको बैन लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, साथ ही आपकी दोबारा एग्जाम नहीं होगी, आपको दोबारा एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं,
पॉइंट नंबर 20 हमें क्या दिया गया, यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देश का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम मान लीजिए थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ी तकनीकी खराबी हो जाती है, साथ ही वहां पर बीच में आपकी परीक्षा में कुछ कंप्यूटर बंद हो जाए मान के चलिए, या कुछ ऐसा हो जाए कि लाइटें चली जाए, देखिए ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, मान लीजिए कुछ सेंटर पे हो जाए तो आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है। जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्यवाही करेगा, वह निर्णय लेगा, उसके निर्णय अंतिम होगा, अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। इसका मतलब है कि अगर कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है तो आयोग वहां पर अंतिम फैसला लेगा। अगर उसने फैसला ले लिया कि आपकी एग्जाम सही तरीके से चल रही थी, आपने कुछ गड़बड़ी की है, तो वो आपको मानना होगा। अगर उसने फैसला ले लिया कि नहीं आपकी गलती नहीं है, कुछ कंप्यूटर में तकनीकी खराबी हुई है, तो वहां पर भी वो आपको मानना होगा, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा आयोग। आयोग का फैसला लास्ट अंतिम फैसला है, वो जो फैसला लेगा वही वहां पर होगा। इसके बाद देखिए आगे हमारा 21वां पॉइंट क्या है, अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान जैसे गंभीर मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति, सर्वर का संपर्क, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, सर्वर का संपर्क न रहना आदि होने की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी जिसके वह हकदार हैं। इसका मतलब है कि अगर ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो जो आयोग है वो आपको आश्वासन दिला रहा है कि आपके साथ पूरा सपोर्ट आपको किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी दोबारा परीक्षा ली जाए तो दोबारा परीक्षा ली जाएगी, थोड़ा लेट चलाई जाए तो थोड़ी लेट भी आपके लिए परीक्षा चलाई जाएगी। पूरा सपोर्ट आपको आयोग करेगा, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। अगला पॉइंट देखिए 22वां पॉइंट हमारा क्या है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आयोग को इसकी सूचना दे। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसमें यह दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, जो आपका कोई स्टूडेंट है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर चीटिंग हो रही है, यहाँ के एग्जामिनर ही कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कुछ सामान लेके अंदर आ गए हैं, उनकी अच्छे से चेकिंग नहीं हुई है, तो ऐसे बच्चों को आराम से वो जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, उनकी पहचान जो होगी वो सबको नहीं बताई जाएगी, वो एकदम गुप्त रखा जाएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आंच नहीं आएगी। सारा रिस्क ओनली वहां पर जो आयोग होगा वही लेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 23वां पॉइंट है, तो एकदम रिलैक्स आपको जाना है, कुछ भी गड़बड़ी लगे आपको आराम से आपको शिकायत करनी है, आपके ऊपर कुछ भी प्रकार की कोई हानि का हानि नहीं होगी। आगे देखिए ये क्या दिया हुआ है, पात्र शादी अभ्यर्थी प्रति घंटे 20 मिनट के पूरक समय और प्रतिलिपिक की सहायता के हकदार हैं। मतलब ऐसे कोई अभ्यर्थी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। देखिए आगे दृष्टिहीनता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात प्रभावित लोगों को छोड़कर, जो अंधे हैं और जो जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है उनको छोड़कर अंधे जो अभ्यर्थी हैं, जिसे मान ली किन्हीं के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के जो अपंग है, ऐसे किसी व्यक्तियों के लिए आवेदन पत्र में प्रतिलिपिक की सुविधा का विकल्प चुना है। इसका मतलब है कि अगर आपके पैर में प्रॉब्लम है या आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, जिस हाथ से आप वर्क करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिलिपिक दिया जाएगा, मतलब एक अन्य व्यक्ति दिया जाएगा जो आपका वहां पर सहायता करेगा, वो आपके साथ बैठेगा, जो आप उसको बोलेंगे वो वहां पर टिक करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। प्रतिलिपि की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षा के नोटिस के अनुबंध फर्स्ट एनेस्टर एक्ट में अनुसार प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसका मतलब कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको ये प्रतिलिपि की सुविधा जहां पर दी गई होती है वहां पर उस पर टिक करना होगा। अगर आपने टिक नहीं किया है और आप एग्जाम हॉल में जाकर वहां पर डिमांड कर रहे हैं तो आपकी डिमांड बिल्कुल एकदम वैध नहीं मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। आपको प्रतिलिपि की सुविधा नहीं दी जाएगी। या तो आप एग्जाम दीजिए या नहीं दीजिए, उनको किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पड़ेगा वो फर्क आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा उस समय आपने ये जो ऑप्शन है वो चूज नहीं किया था। ठीक है, हो गए हमारे 24 पॉइंट। इसके बाद अगला 25वां पॉइंट देखते हैं हम क्या दिया हुआ आगे। यदि अभ्यर्थी की विकल्प देता है और प्रतिलिपि की योग्यता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, यदि अभ्यर्थी अपने प्रतिलिपि का विकल्प देता है, अगर वो ऐसे व्यक्ति की विकल्प देता है जो आप उसके साथ साथ वो काम करेगा, जो उसके टिक करेगा, मतलब जैसे वहां पर कंप्यूटर में एग्जाम लगती है वहां पर वो टिक करते हैं, अगर वो उसकी जगह टिक करेगा तो
जो प्रेलिपिक व्यक्ति है उसकी योग्यता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। वह उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर वो ग्रेजुएट लेवल का है तो वो जो स्टूडेंट है वो जो उसके साथ आया है जो प्रेलिपिक है वो 12th लेवल का होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है उसका स्तर उससे एक लेवल कम होना चाहिए। अपने प्रेलिपिक के लिए विकल्प दे रहे अभ्यर्थियों को अनुबंध सेकंड एनेक्सर सेकंड पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा देने के समय अपने प्रेलिपिक के बायो प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। मतलब जो अपना प्रेलिपिक होगा उसका भी बायोमेट्रिक होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं उन बच्चों के लिए। इसके साथ साथ शादी अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित प्रेलिपिक की इस परीक्षा के अभ्यर्थी नहीं होनी चाहिए। दोनों अभ्यर्थियों की वैधता रद्द कर दी जाएगी। अब देखिए जो 26वां पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, जो प्रेलिपिक व्यक्ति है वो जो व्यक्ति है वो इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेके जा रहे हैं जिसका खुद का भी एग्जाम है सेम, जैसे सीजीएल के आप एग्जाम दे रहे हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जैसे स्टूडेंट हैं जिनके हाथ में प्रॉब्लम है और वो अपने साथ ऐसे ही प्रेलिपिक मतलब अपने साथ ऐसे व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं, उसका भी सीजीएल का ही एग्जाम है, तो दोनों की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। दोनों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर उन्होंने एग्जाम दे दिया है तो उनका एकदम रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का अच्छी तरीके से बायोमेट्रिक लिया जाता है वहां पर। इसके बाद देखिए आगे 27वां पॉइंट हमारा कौन सा है, एक आंख वाला अभ्यर्थी और अक्षांकीय रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो। इसके बाद देखिए ये आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे हमारा है, यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हाल में पाया जाता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट, सबके लिए नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसे अपवाद लोग होते हैं जो नशे में रहते हैं एनी टाइम, उनके नशे के बिना उनसे नहीं रहा जाता है, लेकिन उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, नशा करते हुए एग्जाम हॉल में वहां पर पहुंच जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स को वहां पर एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, एक आपके लिए एडवाइस है। एडवाइस क्या है, किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में वे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें। आप ये संपर्क कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा कोई है, आगे हमारा ये एक सेकेंड बचा है, कोविड-19। ये देखिए ये हमारे टोटल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। टोटल हमारे 29 इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सारे आपके लिए काम के हैं। सब जितने भी 29 इंस्ट्रक्शन है सारे मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से, और जो हमारी भाषा है, जो हम नॉर्मल बोलते हैं हिंदी भाषा, उसमें मैंने आपको समझाया है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँ। सारे इंस्ट्रक्शन सारे आपके काम के हैं, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को आपको जरूर से लाइक करना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि देखिए, अगर आप रेगुलर ऐसी वीडियो चाहते हैं जहां पर आपको इंस्ट्रक्शन और अच्छे नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी को नोटिफिकेशन अगर आपको मिलते रहे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एम राहुल क्लासेस को। साथ ही अगर आप सभी एसएससी और रेलवे के लिए मैथ की एग्जाम की तैयारी, मतलब एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ की क्लासेस चाहिए होती है जिसमें आप मैथ में प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिस क्लासेस, इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो के लिए अच्छी ट्रिक्स, इसके साथ कुछ जीके के क्वेश्चन जो आपको पीवाई के क्वेश्चन मिलते हैं वो सभी क्वेश्चन फॉर्म में आपको मिलते रहें, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। कंसिस्टेंट आपको वीडियो मिलती रहेगी, कंसिस्टेंट आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस क्लासें मिलती रहेगी। रेगुलर में वीडियो डालता हूं, सभी क्लासों में आपका फायदा होगा। एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक भी बताता हूं, जिसके अंदर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपका वहां पर बहुत फायदा होता है। एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक, पीवाईक्यू क्लासेस, मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इसके बाद पीवाईक्यू से क्वेश्चन से रिलेटेड क्लासेस, नए कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रिक सभी रेगुलर आपको मिलती रहेगी। इन सभी चीजों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आपके छोटे बहन भाई है जिनको अभी इन इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता है तो उनको भी बताना है, ये वीडियो उन तक भी शेयर करनी है।